खाड़ी युद्ध के कारण पूरी अर्थव्यवस्था में आग लगी हुई है। हमारा स्टॉक मार्केट, हमारी सेंसेक्स, हमारी निफ्टी और हमारे रुपए की कीमत, जैसा कि हमें पता है आज सुबह की खबरों से कि रुपया डॉलर के मुकाबले घटते घटते 94 पर आ गया है, और जो कि बहुत बुरी खबर है। लेकिन हमारा रिजर्व बैंक अभी भी यही कह रहा है कि हमारे पास जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो काफी बेहतर स्थिति में है और हम लोग काफी आरामदेह स्थिति में हैं। तो ये दो एक दूसरे को काटने वाली बातें हैं। आप इसको कैसे डिकोड करेंगे? बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका, और ऐसे सवाल दुर्भाग्य की बात है कि कोई और मीडिया में नहीं पूछे जा रहे हैं। सर, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। इसमें देखिए दो पार्ट्स हैं जो आपने बात की। एक है गिरता हुआ रुपया डॉलर के मुकाबले, दूसरा आपने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो आरबीआई के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल लेवल पे है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। मैं इन दोनों बातों को अपने प्यारे नए परख के दर्शकों के लिए एक्सप्लेन, एक थोड़ा टाइम लूंगा सर, थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जी जी। पहली चीज तो ये कि आरबीआई ने 700 बिलियन डॉलर के ऊपर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात की है। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सिर्फ डॉलर नहीं होता है, गोल्ड भी है, येन भी है, पाउंड भी है, अलग अलग टाइप के जो है वो करेंसीज और एसेट्स मिलके आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनता है। ठीक है, इसमें डॉलर जो है, डॉलर, येन, पाउंड, युआन, ये सब, स्विस फ्रैंक, ये करेंसी, यूरो, ये सब जो करेंसी है इनको बोला जाता है फॉरेन करेंसी एसेट। फॉरेन करेंसी एसेट के अलावा गोल्ड रहता है, और तीसरी चीज रहती है कि आईएमएफ के अंदर में आपका कितना शेयर है। ये तीनों मिला के आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनता है। ठीक है, अब इसमें हमारे काम की जो चीज है वो है फॉरेन करेंसी एसेट, क्योंकि आप गोल्ड तो बेचोगे नहीं, तेल मंगाओगे तो सोना तो बेचोगे नहीं, आप आईएमएफ में जो आपका कंट्रीब्यूशन उसको तो बेचोगे नहीं। तो जो फॉरेन करेंसी एसेट जो है, एफसीए जो है, इसके अंदर में पूरा डॉलर रिजर्व नहीं रहता है, इसमें पाउंड भी है, येन भी है, बाकी सारी चीजें भी हैं। अब ध्यान से सुनना, ये कोई नहीं बताएगा आपको। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पहले गवर्नर थे शक्तिकांता दास जी, इन्होंने सिंगापुर में या बाहर जो हमारा मार्केट है, फॉरवर्ड मार्केट, वहां पे इन्होंने इंडियन रुपी को खरीदा और डॉलर को शॉर्ट किया, डॉलर को सेल किया, ताकि जो उस टाइम में रुपी गिर रहा था, उस टाइम में 83 का लेवल था, ये नहीं चाहते थे कि 85 का लेवल ब्रीच हो। तो 80 बिलियन डॉलर जो है ये फूंक डाले उस टाइम में। ठीक है, आरबीआई ने, और वो फॉरवर्ड मार्केट में उन्होंने शॉर्ट किया। अब हो ये गया है कि 83 से तो अब 94 आ गया है। तो अब जो है ये लॉस जो है ये तो आरबीआई की बैलेंस शीट पे आएगा। आरबीआई के अधिकारी बोलेंगे कि हम इसको रोल ओवर करते चले जाएंगे, पर सारे इंटरनेशनल जो बैंक्स हैं जिन्होंने आरबीआई के अगेंस्ट में पोजीशन ली है, आरबीआई ने जो डॉलर शॉर्ट किया है, उन्होंने खरीदा है, तो वो इतने आसानी से आरबीआई को चंगुल से बाहर थोड़ा ना जाने देंगे। उनको तो समझ में आ गया कि इंडिया फंस गया है, आरबीआई फंस गया है। तो ये रोल ओवर कब तक आरबीआई कर पाएगा, नोबडी नोस। जब तक ये बैंक्स का ट्रस्ट है कि ठीक है इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रॉब्लम में नहीं फंसेगा, तब तक तो ये आराम से चीज होती जा रही है। तो सबसे पहले तो ये मान लीजिए 700 बिलियन डॉलर में 500 साढ़े 500 बिलियन डॉलर के आसपास ही फॉरेन करेंसी एसेट है। एग्जैक्ट नंबर मैंने देखा नहीं, बट लगभग इतना ही है, बाकी गोल्ड और आईएमएफ का है। उसके अलावा 550 बिलियन डॉलर में भी सब डॉलर में नहीं है। ठीक है, सेकेंड चीज। थर्ड चीज, आपको पहले ही जो ये फॉरवर्ड मार्केट में इन्होंने शॉर्ट किया है डॉलर, उसको माइनस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो पोजीशन तो खड़ी है आपकी। आप उसको यूज नहीं कर सकते हो तेल मंगाने में, ये मंगाने में, वो मंगाने में, क्योंकि वो तो आपकी पोजीशन लगी हुई है। ठीक है, आपने रुपी को स्ट्रांग बनाने के लिए, रुपी का लेवल ना गिरे इसके लिए तो आप रुपी खरीद चुके हो। ठीक है, तो जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको मालूम है कि कोई भी चीज यदि शॉर्ट की जाए, सेल की जाए, मान लीजिए मैंने 100 रुपए पे कोई चीज सेल किया और वो चीज 110 रुपए पे चलेगी, तो 10 रुपए का नुकसान है मुझे सेल करने वाले को, राइट। तो अभी 83 से 94 चला गया है डॉलर। 84 से किस पोजीशन पे कितना जब रुपया डॉलर के मुकाबले था तब इन्होंने सेल किया था, ये इसकी जानकारी आरबीआई ने दी नहीं है, एग्जैक्ट जो डिटेल है। मैं मान के चल रहा हूं कि 83 84 होगा, हो सकता है उसके नीचे भी हो, वी डोंट नो, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो 700 बिलियन डॉलर का बोल के चल रहे हैं, इसमें से गोल्ड रिजर्व आप निकाल दीजिए
और इसमें से जो ये फॉरवर्ड मार्केट में इन्होंने सेल किया है उसको भी, डॉलर को जो सेल किया उसको भी निकाल दीजिए, तो उसके बाद जो नंबर बचता है दैट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल नंबर, जो बार बार मीडिया में छप रहा है कि हमारे पास में $10 बिलियन, सॉरी 10 महीने का इंपोर्ट करने बराबर जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। पर मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने ये कैलकुलेशन किया क्या कि जो $100 बिलियन की पोजीशन हमारी खड़ी है फॉरवर्ड मार्केट में, आप उसको क्यों काउंट कर रहे हो? आप गोल्ड को क्यों काउंट कर रहे हो? क्या तेल मंगाने के लिए क्या आप सोना ये बेचोगे क्या? तो ये सारी चीजें जो ये जो बारीकियां हैं, ये कोई दूसरे मीडिया पे कोई दूसरा शख्स नहीं बता रहा है, इसलिए ध्यान से आप लोग सुनिए। बहुत ही मुश्किल समय है, अपने पैसे बचा के रखिए, फालतू की ट्रेडिंग, मार्केट नीचे गिर रहा है इसलिए स्टॉक उठाते जाएं, ऐसा ना करें, क्योंकि अभी तो ये गिरना शुरू हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये पोजीशन बरकरार रही तो रुपया बहुत ही जल्दी 96 97 पहुंच जाएगा। हो सकता है मिड मई तक जो है वो और 2 से 3 रुपया इजीली गिर जाए। ऑलरेडी 87 88 से 93 94 आ गया है, तो 2-3 रुपया और गिरने में कितना समय लगेगा? जी अभय जी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो रुपया गिर रहा है, जैसे कि आपने बताया कि वो 85 86 87 से रुपया 94 के नजदीक आ गया है, तो इस तरह के रुपए गिरने से हम लोगों को क्या नुकसान होता है? मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर देखिए, बताइए कि आखिरकार हमारा जो दर्शक है वो कैसे समझे कि जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है तो उससे हमको क्या नुकसान हो रहा है, और उस नुकसान का कोई एक तखमीना भी होगा, मतलब कोई एक एस्टिमेट भी होगा उस नुकसान का इस वक्त। तो बहुत बढ़िया आपने सवाल तो मान पूछा लीजिए है। कल से अभी तक मान लीजिए 1 रुपया गिर गया, तो 1 रुपये गिरने से हमको क्या नुकसान हुआ कुल मिलाकर? आम नागरिक से जुड़ा हुआ आपने सवाल पूछा है। देखिए, आरबीआई की 2019 की रिपोर्ट थी, जनवरी 2019 की, सौरभ कुमार जी ने लिखा था, वहां के एनालिस्ट थे आरबीआई के। उनका यह मानना था कि $10 पर बैरल यदि ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो इंडिया का जो ये है फिस्कल डेफिसिट जो है वो 0.43% बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो है वो 0.49% बढ़ जाएगी। तो अभी जो है लगभग $30 गिर गया है, $65 के आसपास में, $70 के आसपास में था, $100 के ऊपर चला गया। मैं ऑन एन एवरेज प्राइस की बात कर रहा हूं, कोई एक दिन के प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि महंगाई 0.49 इंटू 3 यानी लगभग 1.5% महंगाई जो है वो हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में वो हमको नजर आएगी यदि ये वॉर वाली सिचुएशन कंटिन्यू होती है। तो ये आरबीआई के अपने रिपोर्ट के हिसाब से। उसके अलावा जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 0.43% का 4.5% का सरकार ने दिया था, वो भी आप 0.43 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लीजिए, यानी कि इजीली ये 6%, 5.6% के आसपास पहुंचेगा। अब ये दोनों चीज से असर क्या होगा, आपको मैं मोटा मोटी रफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता देता हूं। फॉर्च्यून में जब था मैं, तब एक स्टोरी मैंने किया था, उसी के बेसिस पे बता रहा हूं। यदि $1 आपने पूछा कि तेल बढ़ता है और यदि वो पास ऑन नहीं कर पाते हैं आपके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो लगभग 150 करोड़ का नुकसान उनको प्रतिदिन होगा, तीनों कंपनीज को मिला के। और अगर ये अब तो $30 हो गया है, तो मोटा मोटी ऐसा कहा जा रहा है कि हर दिन 1,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को प्राइस नहीं बढ़ा देने के कारण। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ये सब जगहों पे इलेक्शन है, इसीलिए किसी भी तरीके से इन्होंने प्राइस को बढ़ाने से अभी तक रोक रखा है। ये चुनाव नहीं होते तो अभी तक जो नॉर्मल पेट्रोल, साधारण पेट्रोल जो हम लोग अपने कारों में और मोटरसाइकिलों में डलवाते हैं, उसके दाम बढ़ गए होते। बिल्कुल बढ़ गए रहते हैं। आप इस बात को समझिए, जब $60 था तब ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने बहुत पैसा बनाया है, सरकार ने इनसे टैक्स और डिविडेंड के द्वारा बहुत पैसा बनाया। तो अब सरकार बोल रही है कि भाई जब $60 पे था तब भी तुम नागपुर में 108 रुपए लीटर पेट्रोल बेच रहे थे और अब $100 हो गया है, तो भैया आप भी बेचो, क्योंकि जो पहले प्रॉफिट बनाया था उसकी भरपाई करो। तो कैसे तैसे येन केन प्रकार जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इन लॉसेस को अब्सॉर्ब कर रही है। हर दिन का बोला जा रहा है कि 1200 से लेके 1,500 करोड़ के बीच में लॉस है। परंतु अब इसके दो ही चीज है, दो चीजों से लॉस रोक सकता है। या तो सरकार ये तेल के दाम बढ़ाए और तेल के दाम बढ़ा के जनता को पास ऑन करे, तो आपके और मेरे जेब से पैसा निकलेगा। दूसरा ये कि जैसे मनमोहन सिंह सरकार ने किया था, उन्होंने पूरा लॉस खुद अब्सॉर्ब कर लिया था,
ऑयल बॉन्ड और ये सब चीज लेके आए थे, जिसपे आज भी भाजपा वाले लोग इनको गालियां बकते हैं। ये बाय गॉड ग्रेस नरेंद्र मोदी के साथ में भगवान का आशीर्वाद था कि ये जब से आए हैं ऑयल के प्राइसेस नीचे गए हैं। अब इनको आटे दाल का भाव समझ में आएगा, जो ये मनमोहन सिंह सरकार को गालियां बकते थे। अगर आप 2013 का प्राइस देखें तो उस टाइम में एवरेज प्राइस था $110 पर बैरल, और आप यदि मोदी सरकार का टाइम देखें तो $80 पर बैरल के ऊपर एवरेज प्राइस किसी भी साल में नहीं रहा, सिर्फ 2022 को छोड़ दे जिस साल में रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था। तो ये भगवान की इनके ऊपर में आशीर्वाद था। इनका इन्होंने कोई बहुत तोप नहीं चलाया था, तीर नहीं चलाया था, जो बार बार ये बोलते थे हमने विकास कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इनको कच्चा तेल सस्ते दाम में मिल रहा था और ये महंगे दाम में जनता को दे चले थे। राजीव जी, इस वक्त सरकार कच्चा तेल किस कीमत पर खरीद रही है व्यवहारिक रूप से? सर उसका प्राइस जो है ये लोग बहुत डिस्क्लोज करते नहीं है कि एवरेज प्राइस क्या है। और कच्चा तेल देखिए अभी तो महंगे दाम पे ले रहे हैं, जो जाहिर सी बात है मार्केट रेट है उसी रेट पे ले रहे हैं, परंतु क्या होता है तेल में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आप यदि सऊदी अरेबिया से मंगा रहे हो या कहीं और से, आप स्पॉट मार्केट से बहुत कम तेल लेते हो, तो रेशियो जो है मोटा मोटी 70:30 है, जहां पे 70% लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आपने इराक से किया है, सऊदी अरेबिया से किया है, उससे आप तेल मंगा रहे हो। तो अब वो उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्या है हमको नहीं मालूम है, वो सिर्फ आईओसी या बीपीसीएल या एचपीसीएल या भारत सरकार को पता है कि किस रेट पे ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया है। तो इसलिए मैं कोई फिगर नंबर नहीं दूंगा, और नंबर फिगर मायने भी नहीं रखता है कि किस रेट पे खरीद रहे हैं। हमको स्पॉट मार्केट देखने की जरूरत है, जो अभी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस चल रहा है। आज की डेट में यदि $110 पर बैरल चल रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि भाई जो अभी तक इनको आशीर्वाद भगवान से मिला था और जिसके मजे भोग रहे थे लाडली बहनों और लाडला भाव, जो ये पैसा सस्ते दाम पे तेल खरीद रहे थे, महंगे दाम पे आपको और मेरे को चिपका रहे थे, और इसमें जो प्रॉफिट बन रहा था उससे लाडली बहना लाडला भाव ये सारी मस्ती चल रही थी। अब जो है, अब इनको समझ में आएगा कि कितने मुश्किल से मनमोहन सिंह सरकार ने जो है इस देश को चलाया, क्योंकि जब 2004 से लेकर 2014 के बीच में पूरी तरीके से तेल के प्राइसेस में आग लग गई थी, जबरदस्त रूप से $150 पर बैरल के आसपास में 2008 में पहुंच गया था तेल। अब जो है समझ में आएगा कि किस तरीके से फिस्कल प्रूडेंस, कितनी इस सरकार के अंदर में आर्थिक दम है, आर्थिक रूप से मानसिक रूप से कितने स्ट्रांग है। ये अब इनका टाइम टेस्ट होगा, जब 1 साल 1.5 साल लगातार ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइसेस हाई रहेंगे, और ये किस तरीके से भारत के अंदर में जनता को मैनेज करते हैं ये सारी चीजों की आपूर्ति करने में, इसमें समझ में आएगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, देखिए एक बात को समझिए आप, ये तो डायरेक्ट इफेक्ट आप समझ रहे हैं कि तेल के दाम ऊपर बढ़ रहे हैं तो हो सकता है हमको ऊंचे दाम पे एलपीजी मिले, ऊंचे दाम पे पेट्रोल मिले, डीजल मिले, बट इसके डेरिवेटिव, इसके सेकेंडरी टर्शरी इफेक्ट जो है वो तो आप सोच ही नहीं रहे हो। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, गुजरात में जो मोरबी करके जगह है जहां पे सारे टाइल्स बनते हैं, मोरबी की फैक्ट्री सब बंद पड़ी हुई है, क्योंकि टाइल्स बनाने में गैस लगता है, गैस मिली नहीं ना इन लोग को, तो टाइल्स बन नहीं रही है, टाइल्स बनेंगी नहीं तो रियल एस्टेट के इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लंबे पड़ जाएंगे। भाई जमीन पर टाइल्स ही नहीं बिछाओगे, घर कहां से आप हैंड ओवर कर पाओगे। तो ये जो इंटरकनेक्टेड जो ये होने वाले हैं इफेक्ट, इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। ये कोई सिर्फ कच्चे तेल या एलपीजी पे चीज अटकी नहीं है, इसके इफेक्ट, इसके इंपैक्ट बहुत सारी चीजों पे पड़ने वाले हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में जो भी दवाइयां बनती है, जेनरिक दवाइयां, ये सीधा यहां से अमेरिका नहीं चली जाती हैं, ये गल्फ में रुकती हैं। यूएई जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां पे दुबई जो है और अबू धाबी, बहुत बड़े बड़े वो लोग सेंटर्स हैं, कोल्ड स्टोरेज सेंटर, जहां पे इंडिया से जो भी दवाइयां जाती थी पहले वहां स्टोर की जाती थी, और फिर वहां से जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट जो ये मैकेंजी पैकेंजी ये सब लेके आए थे कि आपको बहुत ज्यादा इन्वेंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। ये सब लोग होशियारी बोल रही है। अब लॉजिस्टिकल सपोर्ट, लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन जो है ये कितना ज्यादा आपको परेशान कर सकता है, ये पहली बार हमने पेंडेमिक में देखा, दूसरी बार अभी देख रहे हैं। तो दवाइयां जो हैं अब बोल रहे हैं कि वो दवाइयां पहुंच ही नहीं पा रहा, यूरोप में कैंसर जैसी दवाइयों की कमी हो रही है। तो ये सेकेंडरी इफेक्ट्स जो हैं वर्ल्ड ओवर ग्लोबल इकोनॉमी पे, इसके बारे में अभी तक तो बात करना हमने शुरू भी नहीं किया है।
हम तो सिर्फ प्राइमरी इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, रुपया वीक हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो उससे हमारी इकोनॉमी वीक होगी। पर उसके अलावा जो ये इफेक्ट्स हैं, कैसे टाइल्स नहीं बन रहा, रियल स्टेट कैसे इंपैक्ट होगा, कैसे दवाइयां नहीं मिल रही हैं लोगों को, यूरोप में अमेरिका में कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए बड़ी डिफिकल्टी जाएगी क्योंकि सब लोग महंगी दवाई खरीद नहीं सकते। तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है उस पे भयानक बादल मंडरा रहे हैं। ये बादल जो है ये आपदा के बादल है, और इस आपदा में कोई अवसर मिलने नहीं वाला। इस आपदा में आप अपने आप को बचा लो, वो ही बहुत बड़ी बात है। आपदा में आप अपने आप को बचा के रख लो, आप अपने पास में पैसे कंजर्व करके रख लो, क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले 2 हफ्ते से जिस लेवल पे जो भी स्टॉक खरीदो, कितना भी अच्छा स्टॉक खरीदो, आप देखो कि वो गिर ही रहा है। मतलब कोई भी लेवल जो है वो बचा नहीं है, मतलब हर लेवल टूट गए अच्छे अच्छे स्टॉक्स के। तो जब अच्छे अच्छे स्टॉक्स नहीं टिक रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में हम क्या ही बात कर सकते हैं। ओएनजीसी, कोल इंडिया टाइप कुछ स्टॉक्स है कमोडिटी बेस्ड, बट सब लोग कब तक उसके अंदर में पनाह लेंगे। एक तो पहले ही इंडिया के ऊपर में, राजीव जी आपकी बात में बीच में मैं जोड़ दूं, जो खबरें हैं जैसे पानीपत में जो इंडस्ट्रियल हब है वो पूरी तरीके से ठप हो गया है, और वहां से रिवर्स माइग्रेशन, वहां के जो हजारों मजदूर हैं मतलब जो है वो सब अपने घरों को वापस जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उनकी फैक्ट्रियां वगैरह दोबारा कब खुलेंगी। जैसे सांगानेर है राजस्थान में, जो चादरें वादरें अपनी प्रिंट करते हैं, वहां 200 फैक्ट्रियां हैं जो एलपीजी से चलती हैं, मतलब 200 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। वहां से भी मजदूरों ने रिवर्स माइग्रेशन शुरू कर दिया है। आपने मोरबी का जिक्र किया, जो पूरा का पूरा टाउन ही जो है वो टाइलें बनाता है, उसकी जो टाइल पकाने की जो भट्टियां हैं, वो भट्टियां कम से कम 15 मार्च से ही बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं। मतलब उन्होंने आपस में 200 मैन्युफैक्चरर्स ने मिलकर, 200 कारखाना मालिकों ने मिलकर ये तय किया है कि हम 15 अप्रैल तक इसको बंद रखेंगे, फिर हम दोबारा देखेंगे। बाकायदा बैठे उन्होंने वोटिंग की, तो 15 अप्रैल तक वहां पर फैक्ट्रियां बंद हैं, ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं, क्यों कोई चीज ढोई नहीं जा रही, कोई चीज बनी नहीं रही है। तो बहुत बड़े पैमाने पर भारत के ऊपर, एक अर्थव्यवस्था के ऊपर भयानक दबाव है। लोगों की आमदनियां बहुत गिरने वाली हैं, लोग बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगार होने वाले हैं। कोविड में जो हालत थी रिवर्स माइग्रेशन की, जो शहरों से लोग गांवों में लौट रहे थे, वो स्थिति दोबारा बनने वाली है इस युद्ध में, बन गई है। एकदम सही बोल रहे हो आप। और ये रिवर्स माइग्रेशन तो हुई, देखिए गोरे इस मामले में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मैं कह लूं कि हुए, कि वो उन्होंने कंसिस्टेंटली इंडिया को छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। स्टॉक मार्केट में 1 लाख करोड़ का माल वो ऑलरेडी बेच चुके हैं, तो कुछ सोच के ही बेच रहे थे। उनको पता था कि भाई इंडिया जो है पूरी तरीके से डिपेंडेंट है अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए गल्फ के ऊपर में, ठीक है। और बिना एनर्जी के तो कुछ चल ही नहीं सकता ना। मतलब इंसान एनर्जी लेता है खाने पीने से, और पूरा देश एनर्जी लेता है पेट्रोल डीजल इन सब से। तो खाने पीने के भी वांदे पड़ गए। यूरिया जो फर्टिलाइजर है वो गल्फ, 1/3 वर्ल्ड का यूरिया जो है वो गल्फ में बनता था, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। जब यूरिया की सप्लाई नहीं होगी भाई, तो कहां से आपके जितने भी नाइट्रोजन बेस्ड हमारे फर्टिलाइजर हैं इन सब में वो यूज होता है, तो कहां से आप फसलें पैदा कर लोगे यदि फर्टिलाइजर की कमी होगी। तो खाने पीने जो है वो भी महंगा होने वाला है। जो आपने पूछा कि डायरेक्ट हम पे कैसे इंपैक्ट पड़ने वाला है, फर्टिलाइजर महंगा होगा तो खाने पीने के दाम भी जो है आने वाले दिनों में महंगे होने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये समझिए कि मैंने जैसे आपको बताया कि गोरे लोगों ने 1 लाख करोड़ का माल बेचा है। थोड़ा सा टेक्निकल चीज समझा रहा हूं, आपके दर्शकों को मजा आ जाएगा सुन के। देखिए क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो रहता है ये मिलके बनता है कैपिटल अकाउंट और आपके इससे आजकल वर्ड्स एकदम से करंट अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट से बनता है। करंट अकाउंट के अंदर में 3 पार्ट्स रहते हैं, ट्रेड डेफिसिट, प्राइमरी बैलेंस और सेकेंडरी बैलेंस। ट्रेड बैलेंस, प्राइमरी बैलेंस, सेकेंडरी बैलेंस। ट्रेड बैलेंस तो हमारा हमेशा डेफिसिट रहा है, हम इंपोर्ट करते हैं। प्राइमरी बैलेंस में जो रेमिटेंस आता है वो भी अब $50 बिलियन के आसपास जो गल्फ से आता था वो खतरे में पड़ गया है, क्योंकि भाई लोग पैसे भेज ही नहीं पा रहे हैं, नौकरियां नहीं है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये कैपिटल अकाउंट में हमारा करंट अकाउंट में जो हमारा डेफिसिट बनता था उसकी भरपाई हम करते थे कैपिटल अकाउंट से।
कैपिटल अकाउंट का सबसे बड़ा पार्ट रहता था ये गोरे लोग, जो फिरंग लोग, एफआईएस जो इंडिया में पैसे स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट में डालते थे उससे। अब दोहरी मार हो गई हम, हमारा करंट अकाउंट तो पहले से ही नेगेटिव था और उसके बाद में अब ये कैपिटल अकाउंट जो है ये भी हमारा एफआईएस पैसे ले लेके भाग रहे हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों चीज होगी, ऊपर से रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले। तो भय मुझे इस बात का है कि कल को बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या ना खड़ी हो जाए। हालांकि अभी हम उस कंडीशन में आए नहीं है और मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं किसी भी तरीके का रूमर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपना एक भय बता रहा हूं जो मुझे लग रहा है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया, जैसे ईरान इराक युद्ध 8 साल चला था, तो अगर ये इस तरीके का इजराइल बनाम ईरान युद्ध जो है ये 1.5 साल 2 साल भी चल गया तो बहुत बड़ी विपदा जो है वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी पे आ जाएगी। कारण यह है, देखिए कल डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम 48 घंटे की मोहलत दे रहे हैं और आज वर्ल्ड ओवर मार्केट सब गिर गए। इंडिया का मार्केट 1800 2000 पॉइंट सेंसेक्स डाउन है, 600 650 पॉइंट निफ्टी डाउन है। तो ये क्यों डाउन हो रहा है? क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि यदि अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट्स नष्ट करने चालू किए तो ईरान जो है वो मिसाइल के द्वारा जितने भी डिसैलिनेशन प्लांट है जो पीने का पानी प्रोवाइड करते हैं गल्फ नेशंस को, उन सबको नष्ट करने लगेगा। आप लोग को जान के हैरानी होगी कि पूरे गल्फ मुल्कों को, राष्ट्रों को सिर्फ 57 डिसैलिनेशन प्लांट है जो पानी प्रोवाइड करते हैं। बहरीन जो है वो 85% पानी डिसैलिनेशन प्लांट से लेता है। कुवैत जो है 90% पानी जो है वो डिसैलिनेशन प्लांट से लेता है। सऊदी अरबिया का 70% रिक्वायरमेंट जो है वो डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। ओमान का 90% जो है वो डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। और ये टोटल प्लांट जो है डिसैलिनेशन के सिर्फ 57 है। तो ईरान को सिर्फ 57 मिसाइल चाहिए प्यासे मार देने के लिए गल्फ के पूरे राष्ट्रों को। तो ये जो भय है, ये जो डर है, इसने पूरे वर्ल्ड ओवर जो है मतलब पूरे दुनिया को डरा दिया। ईरान किसी भी हद तक जा सकता है क्योंकि अब वो खुद तो नष्ट हो रहा है। उसने बोला हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो सबके सब जो है वो इस भय में है कि ईरान को कुछ नहीं, सिर्फ 57 मिसाइल चाहिए इस पूरे दुनिया में त्राहिमाम गल्फ की दुनिया में मचाने के लिए। तो ये सारी जो चीजें हैं इस पे अभी कोई बात नहीं कर रहा है। यदि ये चीजें होने लगी सर तो स्टॉक मार्केट भूल जाइए, रुपये का लेवल भूल जाइए। तब तो एक सर्वाइवल एक्सटिंक्ट मतलब जो इंस्टिंक्ट जो रहता है वो इंसान का जागेगा, आपके एग्जिस्टेंस पे सवाल उठेगा और उसके परिणाम बहुत ही भयावह होने वाले।